नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नेताजी हाजिर है में, और आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक जी हमारे साथ अभी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपके दर्शकों का भी और आपका भी, जो आज आपने यहाँ नेताजी प्रोग्राम में मुझे बुलाया है। बिल्कुल, अब आप हाजिर हो गए करता हूं। जी बिल्कुल, अब आप हाजिर हो गए तो हमारा पूरा पैनल यहाँ पर अभी मौजूद है और मैं आपके साथ हूँ पूजा खंडोरी। सर, पूजा खंडूरी हमारे साथ हैं, सोनू शर्मा हमारे साथ हैं और हिया भल्ला भी हमारे साथ हैं। नेताजी हाजिर हैं तो बड़ी टीम के साथ हम भी हाजिर हैं। मेरा नाम विनोद लांबा है। सर, शुरुआत ही कर देते हैं, जब हाजिर आप हो ही गए हैं, कैसी चल रही है आपकी सरकार और कैसी चल रही है आपकी पार्टी? क्योंकि आप लोगों ने तो हैट्रिक लगाकर हरियाणा में वो काम किया जिसकी उम्मीद बहुत लोगों को नहीं थी, लेकिन अब वक्त बीत चुका है, एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती जा रही हैं, तो पहला मौका आपको मिलना चाहिए कि खुद की सरकार को और खुद की पार्टी की कार्यशैली को आप किस तरह से देखते हैं कि कैसे आप जो तीसरी बार आए सत्ता में, कैसा चल रहा है पूरा सिलसिला? विनोद जी, हरियाणा में ऐतिहासिक चुनाव 2024 का और पूरा समय सरकार चलाने के बाद किसी पार्टी का तीसरी बार आना बहुत बड़ी बात। हरियाणा की जनता का आशीर्वाद मिला है और मैं हरियाणा की जनता का तो धन्यवाद करता हूं, और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी की जो कार्यशैली और जिस प्रकार से 56 दिन के समय में उन्होंने जनता का दिल जीतने का काम किया। सबसे बड़ी चुनौती थी कि थोड़े से समय में हरियाणा की जनता का दिल जीतना और फिर सरकार बनाना, और बहुत अच्छे ढंग से जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हरियाणा में लागू हुई और जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया, हरियाणा में बदलाव किया, और वो बदलाव जो हर अखबार में और हर जो सर्वे की टीम होती थी एक ही राग अलापते थे कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, और उसका रुख मोड़ने का जो काम हरियाणा की जनता ने किया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर जो विश्वास व्यक्त किया है। आपने तो वोट चोरी कर ली, कांग्रेस वाले कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। कांग्रेस वाले कह रहे हैं ऐसे नहीं, तो चोरी की सरकार है। चोरी तो कांग्रेस हो रही है, इस देश से ही चोरी हो जाएगी और कांग्रेस का नामो निशान मिटेगा। जैसे दिल्ली की जनता ने तीसरी बार जीरो आउट किया है, अब बिहार में भी उनकी जान जिस प्रकार से बची है सबको पता है। अकेले लड़ते तो उनको पता चलता उनका क्या हाल बिहार में होना था। और ये तो हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, जो आप प्रसन्न विनोद जी आपने किया था, हमारी सरकार लगातार तीसरी बार आई है और 3 गुना गति के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ी है। तो आज हरियाणा में जो विकास का जो मॉडल है, आज पूरे देश में चर्चा करते हैं हरियाणा की सरकार की उपलब्धियों की, और भारतीय जनता पार्टी का जो हरियाणा का कार्यकर्ता है उसकी भी पूरे देश में चर्चा होती है। जिस मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ पर जाकर हर वोटर से संपर्क करते हुए तीसरी बार सरकार बनाने में जो अपना मेहनत की है, वो हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है, उसी का ये परिणाम। अभी क्योंकि 2026 शुरू हो गया, नया साल आया है, लेकिन पिछले साल आपकी सरकार ने, जब से प्रदेश की जनता ने आपको चुना, तब से क्योंकि उपलब्धियों का आपने जिक्र किया है, आपने ऐसे वो कौन कौन से काम किए प्रदेश की जनता के लिए जिनको आप अपने हिसाब से उपलब्धियों में काउंट कर सकते हैं? पूजा जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही शपथ ली और जो वायदा किया था कि हम अपना शपथ लेने से पहले 25,000 युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, उसको पहली बार इतिहास में इतना बड़ा एक फैसला लेके और उसको लागू करना, उसको पूरा करना। जैसे ही 5 बजे और 17 तारीख को शपथ ली और उसी दिन 25,000 युवाओं को रोजगार देने का काम किया, बगैर पर्ची खर्ची के मेरिट के आधार पर देने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी ने एक भर्ती रोको गैंग बना रखा था, वो कोर्ट में चले जाते थे और उनको कोई चिंता नहीं थी युवाओं के रोजगार से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो काम करके दिखाया। और उसके बाद अगले ही दिन जिस प्रकार से जो गरीब परिवार हैं, जो गांव से शहर तक जा नहीं सकते, हैप्पी स्कीम चलाई और उसके माध्यम से कार्ड बना के दिए। उनके परिवार का कोई भी सदस्य
शहर में अपनी रिश्तेदारी में खरीदारी के 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा, जो आदमी गरीब परिवार थे उनको बड़ी राहत देने का काम किया। डायलिसिस की सुविधा, जो जब बीमारी से जूझता है व्यक्ति जी। उसको पता होता है इलाज में कितना खर्च होता है, और सरकारी हॉस्पिटलों में डायलिसिस की सुविधा तुरंत देने का काम किया। सरकार के बनते ही ये तुरंत के निर्णय मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी डीएससी समाज का जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था, उनको तुरंत उनका हक दिलवाने का काम वो किया। तो सबसे बड़ा गेम ऐसे चेंजर था ये ऐसे आपका। इतने अच्छे ऐसे काम किए हैं, जो हमारी सरकार अंत्योदय की सरकार है, इसलिए हमने अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की पहले चिंता की है और उनको अंतिम पंक्ति से अग्रिम पंक्ति में लेके आए। इस प्रकार की योजना अध्यक्ष जी, हमारे आपने मुख्यमंत्री अपने पॉइंट रख दिए, ठीक है ना। बाकी अभी सवाल मेरे साथी भी लेंगे। देखो, मैं थोड़ी सी रिसर्च इस बार कर ली है, क्योंकि हरियाणा बीजेपी का जो संकल्प पत्र है 2024 का, यहाँ में पॉइंट्स हैं। आप मुझे पूरा मौका दूंगा आपको, आप करेक्ट कीजिएगा अगर मैं जी, विनोद गलत जी। हूँ। बीजेपी ने महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया, ठीक है, इसका पॉइंट में आता हूँ। 2 लाख लोगों को पक्की नौकरी देने का वादा किया। अग्निवीर को नौकरी की गारंटी का वादा किया। 5 लाख लोगों को आवास देंगे। कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटर या स्कूटी देंगे। 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर खरीद की बात थी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास की बात थी। हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात थी। छोटी और पिछड़े समाज की जातियों को 36 बिरादरियों के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड। जितनी मेरी नॉलेज है, एमएसपी पर काफी हद तक आप लोगों ने काम किया है। 5 लाख आवास अभी तक नहीं मिले हैं। छात्राओं को स्कूटी नहीं मिली है। अग्निवीरों के लिए आपने कोई जरूर कहीं ना कहीं इसमें सुविधा की है। और जो 2100 रुपए वाला मामला है ना, उसमें तो आप लोगों ने झोल कर दिया। ये हुड्डा साहब भी कह रहे हैं और बाकी लीडर भी कह रहे हैं, ये झोल क्या किया भाई, सुन लो आप लोग भी। 2100 रुपए की कुल राशि में से 1100 तो सीधे दे रहे हो आप, और 1000 रुपए आरडी एफडी के रूप में जमा करेंगी। इसमें एक कंडीशन और लगा दी, जो 10वीं और 12वीं कक्षा में 80 से ज्यादा नंबर लेके आएंगे उनको भी ये लाभ मिलेगा। बालक परफॉर्म करेगा तो उसकी माता ने मिलेगा, अगर बालक परफॉर्म ठीक नहीं करेगा तो उसको नहीं मिलेगा। और ये हुड्डा साहब कह रहे हैं, आप दे दीजिएगा जब आप पूरा मौका दूंगा। हुड्डा साहब जो है नेता प्रतिपक्ष है भाई, ऐसा नहीं है, उनका कोर्ट है। लगभग 85 लाख महिलाओं को 2100 रुपए हर महीना मिलना चाहिए था, और आप लोगों ने तो इसे कुल 8 लाख महिलाओं तक पहुंचाया है। तो जो पहले दिख रहा था कि ये दे देंगे वो दे देंगे, बाद में ना नीचे से होता है जो सरकारी एड से वो चलती है प्राइवेट की कंडीशन सप्लाई, वो वाला काम कर दिया आपने। ये विनोद जी, जब हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया था, ये जो चर्चाएं आपने की है, इन सब का हमने अपने संकल्प पत्र में पॉइंट टू पॉइंट रखा है। और हमने अपने संकल्प पत्र में 217 ऐसे वायदे थे, उन कामों को पूरा लिखा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी रोहतक में आके संकल्प पत्र को जारी करके गए थे। वो कोई छुपा हुआ नहीं है, वो पब्लिक डोमेन में है, सबके पास है। और उसमें जो जो बातें हमने कही है, अक्सर से हमने पहले भी कहा था, हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भी कहा है कि अक्सर से उसकी पालना करते हुए अपने संकल्प पत्र को पूरा करेंगे। स्कूटी मिल गई। और अब हमने जो सरकार चुनी है 5 साल के लिए चुनी है। धीरे धीरे मैंने जो आपको बताया, अभी हमने 56 वायदे अपने पूरे किए हैं। तो 56 वायदे करने के बाद अब डेली कोई ना कोई वायदा बढ़ जाता है। हो सकता है अब एक आध दिन में और एक आध वायदा पूरा कर दिया हो। अभी 31 दिसंबर तक का जो आंकड़ा था वो 56 वायदे हमने पूरे किए थे। मान ली बात 56 आपने कर दी। लाडो लक्ष्मी योजना पे आपके सामने मंच है, सामने कैमरा लगा हुआ है, आप खुल के बात करो। अगर विपक्ष भ्रम फैला रहा है, मीडिया तक भी सवाल पूछ रहे हैं, हम और हमारी टीम भी अगर इस बात को जानना चाह रही है, पूछना चाह रही है, तो मौका हम आपको भी दे रहे हैं ना, आप भी खुल के बताओ। हमने इसमें कंडीशन अप्लाई क्या है? बताया है। हरियाणा की जनता को पता है कि जो सरकार की जिम्मेवारी है कि जरूरतमंद को वो चीजें उपलब्ध करवाए। अगर कोई इनकम टैक्स पे ही है, क्या उस परिवार की महिला को 2100 रुपए देने चाहिए? पहले से ही वो योजना में नहीं आते। सरकार गरीब की और कमजोर के लिए सहायता के लिए सरकार की जिम्मेवारी होती है, और उसी को हमने पूरा किया है। और उसमें एक टारगेट रखा है। हमने पहले ही दिन जब ये स्कीम लागू की तभी कहा कि हम 1 लाख तक की इनकम के जो परिवार हैं, उनमें जो हमारी बहनें हैं, उन सभी बहनों को देंगे जो 1 लाख की इनकम के दायरे में आती है। दूसरी उसमें हम 1,80,000 वाला कर दिया। 1,80,000 हमने 1,80,000 की जो महिलाएं हैं, जो परिवार हैं, उनको हम देंगे। उसके बाद जब तीसरा स्टेप आएगा तो हम 3 लाख तक की
उन सभी बहनों को देंगे जो उस दायरे में आएंगे। अब वो कहें कि 3 लाख से ऊपर की इनकम की भी महिलाओं को हमने ना वायदा किया था, हमने ये कहा था। हम एलओपी साहब ये कह रहे हैं कि भाई ये जो टारगेट था ना सरकार का, करीब करीब 8 लाख महिलाओं को देने का था, और ये तो अब 85 लाख को देने का था, 8 लाख तक सीमित कर दिया आपने। अब वो अपना 2 करोड़ 80 लाख पब्लिक आज हरियाणा के अंदर है, और उसमें लगभग हरियाणा के अंदर जो बीपीएल परिवार हैं उसका आंकड़ा भी पब्लिक डोमेन में है, गूगल पर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो बीपीएल परिवार हैं उन महिलाओं के लिए सारी योजनाएं होती हैं, और उन योजनाओं का लाभ उन्हीं को मिलता है, और अपनी राजनीतिक भाषणबाजी के लिए वो कुछ भी कह सकते हैं, इतने लाख महिलाओं को देना था। जी। हमने स्पष्ट किया था जो उस दायरे में आएंगे। और जो बीपीएल वाला तो आपने छेड़ दिया, इसके भी जो आंकड़े हैं। नहीं साहब, जब कोई पॉलिसी बनती है 2022-23 में 26 लाख से थे, 24 में 51 लाख हो गए, फिर 52 लाख से घटाकर 2,13,000 हो गए, यानी 80% हरियाणवियों को बीजेपी ने बीपीएल घोषित कर दिया था। चुनाव हुए, 41 लाख राशन कार्ड काट दिए गए। वही तो विपक्ष कह रहा है कि भाई जब चुनाव का फायदा लेना था तब ने गरीब बढ़ा दिए, और जैसे ही उनको लाभ देने की बारी आई, चुनाव खत्म हुआ, फिर वो काट दिए। विनोद जी, स्पष्ट है, जब चुनाव हुए लगभग 39 लाख परिवारों के बीपीएल परिवार थे, ऑन रिकॉर्ड है वो थे ही 39 लाख, तो 41 लाख कैसे काट दिए? कांग्रेस कितनी बड़ी झूठ बोलती है। अब वो झूठ बोलने तो मास्टर हैं, वो देखते भी नहीं है तुम क्या बोल रहे हो। और 39 लाख में से जो गरीबी रेखा से परिवार ऊपर उठेंगे, जिन 25,000 युवाओं को नौकरी देने का काम किया, जो किसी भी स्कीम के माध्यम से रेडी पटड़ी पर जो काम करते हैं, अपना उनको मुद्रा लोन के माध्यम से, जब हमने बैंकों से जोड़ने का काम किया, मुद्रा लोन के माध्यम से एक स्कीम चालू की कि उनको पहले उसमें शिफ्ट में 20,000 रुपये मिलेंगे जो रेडी पे काम करता है। 20,000 पूरे करने के बाद उसको फिर 40 देंगे, 40 अगर वो समय पर पूरे करता तो 80 देंगे, 80 पूरा, जैसे जैसे वो अपना काम बढ़ाएगा, ईमानदारी से जब वो पैसे बैंक में जमा कराएगा तो बैंक उसको सुविधा देगी। और ये टोटली गारंटी सरकार की है। हरियाणा सरकार ने मुद्रा लोन स्कीम एक ऐसी चलाई है, बहुत बड़ा तबका गरीबी रेखा से ऊपर बढ़ा है। पूरे देश का आंकड़े की अगर मैं बात करूं तो 25 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। हरियाणा में भी इस प्रकार से जो गरीबी रेखा में आते थे, वो परिवार जब गरीबी रेखा से ऊपर उठेंगे तो बीपीएल की श्रेणी से वो बाहर आएंगे। जी। और हमारी सरकार का यही मकसद है कि हम गरीबी को दूर करेंगे। पर आपने भी बोला युवाओं के बारे में कि युवाओं को जॉब्स मिली है, तो वो डंकी रूट का क्यों इतना आ रहा है फैक्टर सामने कि लोग वहां पे जा रहे हैं, फंस रहे हैं? जब हमारी सरकार आई उससे पहले भी युवा जाते थे। हमारी सरकार आने के बाद हमने एक पॉलिसी बनाई, एक डिपार्टमेंट बनाया जो युवाओं को बाहर लीगली तरीके से भेजने का काम करेंगे, और वो एक व्यवस्था हमने बनाई। उस व्यवस्था के माध्यम से हम बच्चों को भेज रहे हैं। फिर भी जो बच्चे जा रहे हैं उनको रोकने के लिए हम उनको निवेदन करते हैं कि वो उस रूट से ना जाए और वो लीगली तरीके से आप जाए। सिर्फ निवेदन कर रहे हैं या फिर कुछ उनको ऑफर भी कर रहे हैं जॉब? क्योंकि देखिए पलायन तभी होता है जब उनको रोजगार नहीं मिलता है। जब युवाओं को यहाँ रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे, बिल्कुल वही हमारी सरकार की सोच है। और इसीलिए हमने जो घोषणा की थी अपने संकल्प पत्र में कि हम 10 IIMT बसाने का काम, आज सरकार के पास सरकारी नौकरियां लिमिटेड है, बिल्कुल सरकारी रोजगार कम है, प्राइवेट रोजगार ज्यादा है। इसलिए आज प्राइवेट रोजगार की आवश्यकता है, और आज हरियाणा प्रदेश रोजगार देने वाला प्रदेश है। बिल्कुल। आज हरियाणा में जब हमने अभी 6 IIMT बसाने का जो नोटिफिकेशन जारी किया, बहुत जल्दी आप देखेंगे वो फील्ड पे आएगा, बहुत जल्दी जमीन उपलब्ध हो जाएगी, और बहुत जल्दी ही युवाओं को रोजगार मिलेगा। सर ये बताओ, आप ये तो सरकार की बात बता रहे हो, मैं एक वो जानना चाहूँ, उस टाइम जिस टाइम आप चुनाव के नतीजे आ रहे थे, रोहतक में घोड़े गाड़ी आ गए थे, रेस्ट हाउस में पहुंच गए थे, उस टाइम क्या फीलिंग आ रही थी? आप लाली थी सरकार? देखो क्या है थोड़ी कि दुख सी तो हुई होगी, टेंशन में तो थे ना। हमारे को कोई टेंशन नहीं थी, हमें पता था कि किस प्रकार से हमारे जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, जो हमारे कार्यकर्ताओं ने फीडबैक दिया है। 8 तारीख को गिनती थी, 7 तारीख को सुबह मेरे को लाइव ले लिया था, और मैंने उस समय भी कहा था, और 6 तारीख को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो हमारा सर्वे रिपोर्ट आई है, जो हमारे बूथ का कार्यकर्ता ने, हमारे जो BLA 2 हैं, जो हमारे बूथ के एजेंट हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है
उसमें हम 50 से ऊपर सीटें जीतने वाले हैं। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आप बात कर रहे हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और चर्चा में होगी, राहुल गांधी साहब ने वो उसकी क्लिप भी दिखा दी, वो याद है ना, वो जो कार्ड कटे थे करके, भाई देखो मोहनलाल बड़ौली साहब और नायब सिंह सैनी साहब बैठे हैं और बड़े ठाके लाकर हमने सारे इंतजाम कर दिए। वो पीसी दिखाई थी ना, वो इंतजाम किए थे सर, वो तो बता दो। वो यही तो इंतजाम था, जो हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, जो हमारे कार्यकर्ता बूथ पे बैठे, जो घरों से वोटरों को निकाल के लेके आए, उनको बूथ तक इंटरनल पहुंचाया। सर्वे जो आप लोगों का, वो जो हमारा इंटरनल काम है, हमारे कार्यकर्ता की जो मेहनत है, वो हमें पता है ना कि हमारा कार्यकर्ता कितनी मेहनत करता है, कितनी मेहनत से तीसरी बार सरकार आई है, वो कार्यकर्ताओं के दम पर आई है, ये कार्यकर्ताओं की सरकार है। तो सर एक सवाल मेरा ये भी है, आपने मनोहर लाल जी के साथ भी काम किया था और अब नायब जी के साथ भी काम कर रहे हैं और पार्टी के अध्यक्ष हैं ही आप, तो किन के साथ ज्यादा मजा आ रहा है काम करने में? दोनों के साथ अच्छा मजा आ रहा है। और मनोहर लाल जी कोई चले थोड़े गए हैं, मनोहर लाल जी आज केंद्र में मंत्री हैं, कोई वो समय समय पर आते ही रहते हैं। क्या सच में सुपर सीएम है मनोहर लाल जी? नहीं, ये तो कहने के लिए मीडिया में प्रचार कोई हम लोग खुद ही कर रहे हैं, आपका विपक्ष क्या हुआ है? तो विपक्ष तो झूठ बोलने का काम है, विपक्ष का झूठ बोलता है। काउंटर करो, सीएम तो सीएम ही होता है। तो डम्मी सीएम कहीं सर, पता नहीं क्यों कहीं। अब ये तो वो अपना उनकी राजनीति है, उनकी अपनी राजनीति है। अब कांग्रेस पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विपक्ष का नेता 1 साल तक नहीं माना, तो ये कोई बीजेपी वालों के कहने से नहीं आप लोगों ने तो मान रखा था, हमने तो मान रखा करवाई, था, हमने तो मान रखा था। जब भी तो कहे अबे चौटाला में मिली भगत है। नहीं, वो कांग्रेस के नेता ही उसको नेता नहीं मान रहे थे, बीजेपी वालों ने नेता ही माना है, क्योंकि चुनाव के समय तो वही चेहरा था, वही मुख्यमंत्री का चेहरा था, तो उस निर्णय को करने में 1 साल लगा दिया उन्होंने। सर, और वो बीजेपी पे इस प्रकार के आरोप लगाते रहते हैं। मैं तो साफ तो रहते हैं आप लोग एलओपी पे ना। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, हमारी पार्टी का काम करने का ये तरीका है। अच्छा, क्या तरीका? और हम सबको सम्मान देते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। सर वो बीजेपी की विपक्ष वालों को भी सॉफ्टनेस, सर विपक्ष का भी तो हम चाहते हैं ना, उनका भी विकास हो, सर बीजेपी उनका की भी जो विश्वास सॉफ्टनेस हो। है, बीजेपी की जो सॉफ्टनेस है वो दिल्ली में तो नजर नहीं आई आम आदमी पार्टी को लेके। आम आदमी पार्टी जिस प्रकार का आचरण आम आदमी पार्टी का पूरा देश जानता है, किस प्रकार की उनकी बयानबाजी है, किस प्रकार से उन्होंने चुनाव के समय यमुना में जहर मिला दिया, कितनी बड़ी झूठ, मतलब ये जज सकती थी क्या किसी? अच्छा, हरियाणा जवाब में दिया तो फिर कह रहा सौरभ भारद्वाज जो टीरी की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से तो बहुत नुकसान हुआ है, और जी उन्होंने झूठ रिपोर्ट बना दी, यमुना तो गंदी कर दिया हरियाणा वालों ने। अब जो हरियाणा से पानी आता है, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने पी के दिखाया और चैलेंज किया था, तो उसी समय केजरीवाल ने या उनके जो नेता थे जो रोज आरोप लगाते थे, उन्होंने भी जाके पी के दिखाना चाहिए था पानी। जो पानी हमारे मुख्यमंत्री जी पी के आए, उसको भी एआई के माध्यम से तोड़ मरोड़ के किस प्रकार से उन्होंने प्रचार किया था, अजय सिंह एक चौटाला, रील जारी करी थी उन्होंने। अजय सिंह चौटाला एक बयान दे रहे हैं जी, आपने सुना होगा सर जी, जिस तरह से कह रहे हैं कि गद्दी से उखाड़ फेंक देना चाहिए, ये देना चाहिए, तो ये बांग्लादेश नेपाल, ये सोनू जी आपने ठीक बात करी है और प्रश्न भी ठीक किया है। आज हरियाणा प्रदेश की जनता पूरे आक्रोश में है उनके इस बयान से। मैं तो ये कहूँगा पूरे भारत की जनता लोकतंत्र में विश्वास करने वाली जनता है, देशभक्त जनता है, और जिस प्रकार की उन्होंने चर्चा करी है, श्रीलंका की चर्चा करी है, नेपाल की है, जिस प्रकार से बांग्लादेश की है, इस प्रकार की जो डेमोग्राफी वहाँ की है और जिस प्रकार की अपने देश की है, बहुत अंतर है। और ये जिस प्रकार से जो राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व खत्म है, जिन राजनीतिक पार्टियों को जनता ने नकारने का काम किया है, जिनका आगे कोई भविष्य भी नहीं है, वो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। उसमें ये हताशा में, निराशा में दिया गया बयान है, और ये बहुत बड़ी बात है कि जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है, इस प्रकार का बयान बिल्कुल हताशा और निराशा का वो पूरा स्पष्ट दिखाई देता है। आप ही की सरकार के पूर्व सहयोगी, पूर्व मुख्यमंत्री साहब इसका बचाव कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री साहब वो कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर साहब ने ये कहा है, और इन बीजेपी वालों से कोई ये पूछे, उनका ये कोट है कि भाई जब इमरजेंसी का समय था, खुद ये भाजपा वाले कहते थे कि भाई सत्ता से हटाएंगे, कुर्सी से हाथ पकड़ के लाएंगे। जब इनको लगता नहीं था कि इन्होंने कोई देश के खिलाफ बात की है, जो बीजेपी के खिलाफ बात कर ले वो देश के खिलाफ होती है। उसको बचाव में दुष्यंत का भी एक आया, जो कि आपकी पुरानी सरकार में बरारवाड़ी कुर्सी में उप मुख्यमंत्री के तौर पर बैठते थे। नहीं, वो बैठते थे, उनमें जो कमियां थी, इसलिए तो उनका जवाब जनता ने दिया है। आज जो हालत उनकी हुई है, इस प्रकार की बयानबाजी से, उनके व्यवहार से जनता ने देखा गठबंधन में भी
कि इनमें कमियां हैं, इनमें कमियां नहीं है। जिनमें कमियां नहीं थी उनको फिर से चुनने का काम किया है, जिनमें कमियां थी उनको नकारने का काम किया है। और उसी हताशा और निराशा का दिया हुआ ये बयान है, और इसमें कुछ भी नहीं है। ये जी पूरी तरह से ने नकारने का काम किया है, और पूरी तरह से एक किस्म से बहुत गलत बयानबाजी इस प्रकार की उन्होंने नहीं करनी चाहिए। सर जी, एक और एक विज साहब ने एक घोटाला पकड़ा है, कथित घोटाला कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो उसकी जांच ही चलेगी। लगता है उसमें भी 4-5 साल तो निकल जाएंगे। एक एस्टेट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, एचपीएससी को लेकर दीपेंद्र हुड्डा सवाल उठा रहे हैं। तो ये कई ऐसे सवाल हैं जो बीजेपी की जो खर्ची पर्ची का देखो ना, निष्पक्ष भर्ती का, उस पर कई बार सवाल खड़े कर देते हैं। सोनू जी, इस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस वालों की ये लगातार है, झूठ बोलना और उस झूठ से फिर भाग जाना। जब कोई बात कहने का जो प्लेटफार्म होता है वहां कोई बात नहीं रखते, ये मीडिया में बयान देते हैं। जब ये हाउस चलेगा तो हाउस से बाहर होंगे। वहां तो सरकार की राय दी थी, अब की बार बच गया। अविश्वास प्रस्ताव लेके तो आए थे। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब तो वही होता है, और सदन में से तो दिखाई नहीं दिए कहीं। सदन से तो वॉकआउट करके और बाहर आकर बड़ी बड़ी बयानबाजी करते हैं। वो सिर्फ इसलिए एक एक्टिंग करते हैं, वो राजनीतिक एक्टिंग में इसको कहूंगा। ये राजनीतिक एक्टिंग करते हैं कि मीडिया में बने रहने के लिए अपना चेहरा टीवी में दिखता रहे, लोग देखते रहे कि हाँ ये जिंदा है। बाकी वो पॉलिटिकली रूप से भी और वैचारिक रूप से भी जिस प्रकार की उनकी विचारधारा है वो जनता ने नकारने का काम किया, इसीलिए उनकी ये हालत बनी। सर एक गंभीर सवाल अब मेरा आपसे ये है कि ये तो चलिए विपक्ष के बयानों की बात हुई कि वो क्या बोलते हैं और कैसे मीडिया में सर्कुलेट करते हैं अपने बयानों को, पर जो प्रदेश सरकार है उन्होंने कई सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा सेवाओं को किया है। डू यू बिलीव कि इतनी डिजिटल लिटरेसी है अभी प्रदेश में कि लोग उन सुविधाओं का, क्योंकि अब वो ऑनलाइन हो गया है, डिजिटलाइजेशन से फायदा तो होता है, लेकिन क्या डिजिटल लिटरेसी इतनी है कि लोग उन सुविधाओं को ले भी पाएंगे? 100% पूजा जी, आज जो हरियाणा का जितनी भी मतलब आज चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आप देख ले, आज कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसमें कोई आपको अनपढ़ मिले। पढ़े लिखे मिलते हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी एज 70-80 के आसपास है, वो कुछ बुजुर्ग बचे हैं। आज पढ़े लिखा हमारा समाज बन चुका है और आज डिजिटल माध्यम से हरियाणा बहुत आगे है, बहुत एडवांस है। और जितनी भी सरकार की सुविधाएं हैं, जो सरल केंद्र पर हम ऑनलाइन सुविधाएं दी हैं, उनका पूरा लाभ हरियाणा की जनता ले रही है। और उससे जो समाज का अंतिम व्यक्ति है जिसको सरकार की योजनाओं का ज्ञान नहीं होता था, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटल तरीके से टेलीफोन के द्वारा वो लाभ उन तक पहुंचा है, उनकी जानकारियां उन तक पहुंची हैं और वो उसका लाभ भी ले रहे हैं। बहुत बड़ी जो भ्रष्टाचार होता था, जिस प्रकार से पहले बहुत सारी चीज़ों में होता था, जब हमने ये अपना स्कूल के बच्चों का ऑनलाइन डाटा किया तो लगभग 2.5-3 लाख बच्चे कम हुए थे जिनका एंट्री गलत थी, वो स्कूल में नहीं आते थे, फर्जी नाम थे। वो एक बहुत बड़ा सुधार हुआ। उसके बाद जैसे बीपीएल परिवार थे उसमें बहुत बड़ा सुधार हुआ। बहुत सारी सरकारी ऐसी योजनाएं थी, बहुत सारे ऐसे पेंशन जो लेने वाले, ओल्ड एज पेंशन जिसको हम बोलते हैं, ओल्ड एज पेंशन में भी जब ऑनलाइन सिस्टम किया बहुत सारी ऐसी गड़बड़ियां पकड़ी गई, बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर सुधार हुआ है। बहुत सारी सरकार की ऐसी योजनाएं थी जिनको ऑनलाइन करने से, जीरो टैगिंग करने से बहुत सारा लाभ मिला है। और आज पूरी दुनिया जिस प्रकार से आगे बढ़ी है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बढ़ी है, और आज इंडिया तो बहुत तरक्की पे है। हरियाणा एक नंबर पर। पूजा का सवाल सर वैलिड है, आपने कहा अच्छा है कि इसका मकसद नेक है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। लेकिन जो पूजा कहना चाह रही है हमारी सहयोगी कि भाई ऐसी व्यवस्था भी तो कोई की जाए, जिसको ना समझ में आता हो उसको कोई ऐसे सेंटर्स दे दिए जाएं जिससे कि जिसको नहीं डील करना आ रहा है, उसको मोबाइल चलाना या ऑनलाइन करने आ रहा है, उसको इनेबल करो, उसको सिखाओ। हमने हर गाँव के अंदर अटल सेवा केंद्र खोलने का काम किया। आज कोई भी गाँव, कोई भी बूथ आपको ऐसा 20,629 बूथ हरियाणा प्रदेश में है, हर बूथ पर आपको अटल सेवा केंद्र मिलेंगे और वहाँ इस प्रकार की ऑनलाइन सुविधाएं बहुत आसानी के साथ उपलब्ध हैं। हर गांव में ट्रेंड है और सबको जानकारियां भी रहती है। आज सरकार की कोई भी योजना आती है, कोई भी फार्म भरने की योजना आती है, वो तुरंत ऑनलाइन आती है और गांव के लोग खूब भरते हैं और ऑनलाइन काम करते हैं। सरकार की बात तो बहुत होगी, थोड़ा सा पार्टी की ले लेते हैं। सोनू हिया और
भाई अध्यक्ष जी, आप बिजी हो चंडीगढ़ बेल्ट में, दिल्ली बेल्ट में। मैं सीधा ही आरोप आप पे लगा रहा हूँ और सीधा कैमरे के सामने लगा रहा हूँ। अध्यक्ष जी अपनी पार्टी की तरफ नहीं देख रहे। दो ऐसे आपके लोकसभा क्षेत्र हैं या शहर है या जिले हैं, वहाँ जूतम जूत हो रही है, जो कांग्रेस वाला काम हो रहा है। एक फरीदाबाद है, एक लाइब्रेरी का उद्घाटन होता है, पहले छोटा मंत्री कर लेता है, एक उनके साथ आपका सहप्रभारी चला जाता है, थोड़ी देर बाद में बड़ा मंत्री आ जाता है। ऐसा ही कुछ हाल उसके प्रदेश में हीरवाल की बात करें, गुड़गांव का हो रहा है। वहाँ अटेली और उसके आसपास के और तमाम जगह, अटेली के तो नहीं, उसके आसपास के विधायक और पूर्व सिंचाई मंत्री एक मंच लगा देते हैं और बड़े राव साहब के खिलाफ मंच खोल देते हैं। तो भाई आप तो मॉनिटर हो ना इस क्लास के पार्टी के, इधर भी ध्यान दो। यहाँ बहुत आपस में ना खींचातान हमारे कैमरों के सामने आ जा रही है। एक लाइब्रेरी का उद्घाटन होगा, 10 मिनट पहले हमें विजुअल मिलेंगे, उसमें नागर साहब के, विपुल गोयल के, राजेश नागर के और आपके जो प्रभारी के, और उसी को 20 मिनट के बाद उस पर कृष्णपाल गुर्जर साहब नजर आएंगे। सेम होर्डिंग लगी हुई है, सेम उसका फीता कट रहा है। तो ये हम क्यों ना सवाल आपसे पूछें कि भाई आपकी पार्टी भी कांग्रेस की राह पे चल रही है, आपस में भी एकजुट नहीं है आपकी पार्टी? विनोद जी, हमारी पार्टी एकजुट है, हमारे नेता एकजुट हैं, हमारे कार्यकर्ता एकजुट हैं। वो समय का तालमेल नहीं हो पाया और वो एक नेता पहले चला गया, उसने अगले प्रोग्राम में जाना था, और वो इस प्रकार से जो है वो गलतियां उनसे हुई है और उसका संज्ञान भी लिया है, वो ध्यान में भी आया है। आपका जिलाध्यक्ष किसका होता है? पार्टी का होता है? पार्टी का होता है। पलवल वाले जिलाध्यक्ष के साथ उस मीटिंग में मंत्री जी ने किस तरह से डांट के चढ़ाया, वो विजुअल आप तक नहीं पहुंचे? नहीं पहुंचा है, वो पहुंचा है, सारी बातें पहुंची हैं और वो कई दफे जानकारी समझने में चूक होती है और जब कोई गलती करता है तभी उसमें सुधार होता है। वो एक गलती हुई है तो उसका सुधार भी किया है। नोटिस में है आप? बिल्कुल, सारी चीजें नोटिस तो में। जो क्लास का मॉनिटर है, प्रदेश अध्यक्ष है, वो पूरी अपनी बिल्कुल पार्टी हर को बांध चीज के रखेगा? हमारी पार्टी में हर चीज की मॉनिटरिंग होती है, हर बयान की मॉनिटरिंग होती है। कोई लीडर कोई बयान देता है उसकी भी मॉनिटरिंग होती है और उसका अगर उसने गलती की है तो उसका प्रश्न भी पूछा जाता है। और जो मैं अहिरवाल वाला पूछ रहा हूँ, गलत सवाल है मेरा? नहीं, आपका बिल्कुल जायज है। इस प्रकार की जब भी कोई गलतियां होती है वो गलतियां दोहराई नहीं जाती। हमारी पार्टी की यही खासियत है। अच्छा, अगर गलती कोई नेता से होती है तो एक बार ही होती है, बार बार ऐसी कोई लाइब्रेरी दोबारा तो नहीं मिलेगी जिसमें दो मंत्री अलग नहीं, टाइम पर उद्घाटन कर ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और समय के अनुसार इस प्रकार की उनकी सिर्फ ये हुआ। आप बड़े मौका है ना अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का। वो रहा आपका सामने वाला कैमरा। नहीं, मैं सवाल तो सुन लो। वो रहा आपका सामने वाला कैमरा। सीधा कहो आप कि भाई मंत्री है, विधायक है, उसका एक अपना संवैधानिक पद है, लेकिन कार्यकर्ताओं की क्या वैल्यू है इस प्रदेश में, इस पार्टी में? और प्रदेश अध्यक्ष बता रहे हैं, सीधा संबोधन करो, मेरा सवाल की जरूरत ही को नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा है। बताओ सर। नेता कार्यकर्ता से ही नेता बनता है, इसलिए कार्यकर्ता बड़ा है। और हमारे जितने नेता भी हैं जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि के पास कई दफे समय का अभाव रहता है और वो जल्दबाजी में इस प्रकार की गलतियां होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी एकजुटता के साथ सबका सम्मान करते हुए आगे चलता है। वो आपके कंधे पे आके रो सकता है आपका कार्यकर्ता की हर बात तकलीफ हो तो 100% हमारा कार्यकर्ता तो मौका दे रहा हूं आपसे, आपको पूरे हमारी सीधी बात हमारी कार्यकर्ता से होती है, सीधी बात रखता है और हम 24 घंटे कार्यकर्ताओं के उसमें बिल्कुल जुड़ाव में रहते हैं। सर एक सवाल मेरा ये भी है, नायब सैनिक का तो रिपीटेशन हो गया दोबारा से आगे, तो आपका क्या लग रहा है? नींद ठीक आ रही है? नींद आ रही है। पार्टी ने कई जगह प्रदेश नेता भी हाजिर है तो हमें पूरी छूट है सारे सवाल पूछने की। नींद ठीक आ रही है? आप वाला लेटर रोक रखा पार्टी ने, पता नहीं उसमें क्या होगा। नहीं, हमारी पार्टी का काम करने का जो सिस्टम है, जो तरीका है, वो कार्यकर्ता को काम दिया जाता है, जिम्मेवारी दी जाती है। वो कार्यकर्ता उस पद के चिपकता नहीं है। दूसरी पार्टियों की तरह हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की विचारधारा का बहुत बड़ा फर्क है। और आज जो जिम्मेवारी मेरे को दे रखी है वो जिम्मेवारी मैं निभा रहा हूं और जब तक पार्टी जिम्मेदारी देगी, जब तक निभाएंगे, दूसरे कार्यकर्ताओं को देंगे, वो निभाएगा। हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। फोकस हम जिम्मेवारी के साथ काम करते हैं, जो जिम्मेवारी पार्टी देती है। दिल्ली मुख्यालय की तरफ फोकस है आपका थोड़ा बहुत? कि लेटर आज जारी हो रहा है, कल लेटर की हमें चिंता ही नहीं होती, कभी भी चिंता नहीं होती। ना पहले चिंता थी, ना आगे चिंता है, ना बनने वाले को कोई चिंता है। चलो सर, बढ़िया मूड बन गया आपका, सारी चीजों का ना खुल के जवाब दे रहे हो। एक जवाब और दे जाओ, ये जो मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाएं चल रही हैं, इनमें कितना दम है? और पार्टी के जो रिपोर्ट, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा आपसे, ना आप मुझे कहने पे बताओगे, लेकिन क्या सब गुड बुक में है? सबकी परफॉर्मेंस ठीक है? 100% हमारा काम करने का, हम एक साल की अपने काम की समीक्षा करते हैं।
सारे मंत्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव? हर मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों की रिपोर्ट रखता है। पार्टी भी तो पार्टी के नाते पार्टी सभी की रिपोर्ट रखती है, हर कार्यकर्ता की भी रिपोर्ट रखती है। कौन विधायक क्या कर रहा है, कौन सांसद क्या कर रहा है, कौन मंत्री क्या कर रहा है, ये पूरी रिपोर्ट हमारी पार्टी में पूरी रिपोर्टिंग होती है, उस पर पूरा मंथन भी होता है। और अगर कोई कमियां दिखती है तो उसको बताने का भी काम करते तो दे जाओ। ये सब आज हमारी सरकार 100% ओके काम कर रही है। किसी प्रकार की आप किसी भी मंत्री कोई गलत काम नहीं कर रहा, सभी ठीक काम कर रहे हैं। राणा साहब की तबीयत ठीक है, चलो मैं सीधा ऐसे आ जाता हूँ। कृषि मंत्री साहब जो राणा साहब हैं, उनकी उम्र का चलो सम्मान अपनी जगह है, लेकिन क्या हेल्थ वाइज ही इज फिट इनफ टू कैरी ऑन? अब उनकी एज है, उस एज को तो घटा नहीं सकता कोई, एज तो एज ही रहेगी। बीमारी अगर कोई हो जाएगी तो बीमारी रहेगी, उसका इलाज होगा। लेकिन हमारे मंत्री ठीक काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं और जनता के बीच में रहते हैं और सब कामों को रूल आउट कर रहे हो आप मंत्रिमंडल फेरबदल को? नहीं, हमारा अभी तो कोई है नहीं ऐसा। जब ऐसा होगा तो आपको बताएंगे, जरूर बताएंगे। सर एक सवाल ये भी है, जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो उनमें जो चुनाव आपने नहीं लड़ा, वो फैसला आपका था या पार्टी का था? ये सब हमारे कैसे सोचा कि हमारे तो उदयवान जी बिजी हो गए थे? हमारे सब फैसले पार्टी के होते हैं, व्यक्ति का कोई फैसला नहीं होता। भाई एक तारीफ में कर देता हूँ, हमारे सब फैसले आप दे देना जवाब एक इसका, क्योंकि मैं खुद गवाह हूँ, रिपोर्टिंग भी करता था। हम खड़े थे हरियाणा भवन में, हम आए, मैं कहा जी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? कह रहा क्या चल रहा है, तुम लोग सब खुद ही तो चला रहे हो, हमसे तुम पूछ नहीं रहे, यही बात ही। कह रहा कुछ नहीं पूछ रहे। मैं चलो जी फिर आप अध्यक्ष हो, आप आके अपना रिपोर्ट दो और अपनी रिपोर्ट के हिसाब से बताओ। तो भाई बतौर प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने खुद ऐलान कर दिया था कि भाई मैं इस बार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये आपने किया था और खुद अपने आप चुनाव से आप अलग हो। ये सब पार्टी का फैसला होता है और इसका फायदा मिला पार्टी को, इसका फायदा मिला नहीं तो आप ज्यादा कार्यकर्ताओं को मैनेज करने का समय मिला और कार्यकर्ताओं को बीच में रहने का समय मिला, और जो एक आध कार्यकर्ता चुनाव में नाराज थे उनको मनाने का समय मिला। अगर मैं अपने ही चुनाव में उलझ जाता तो वो समय मेरा कम हो जाता, और उसका लाभ पार्टी को मिला है जी। और हमारी पार्टी के अंदर सारे निर्णय हमारी पार्टी के होते हैं, व्यक्ति का कोई निर्णय नहीं। अब सर आखिर में एक सवाल ये कि क्योंकि प्रदेश की जनता आपको सुन रही है, शॉर्ट में मैं चाहूंगी आप इसका जवाब दें। प्रदेश की जनता आने वाले समय में क्या एक्सपेक्ट कर सकती है अपनी सरकार से? प्रदेश की जनता का एक ही मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 1 साल 3 महीने लगभग पूरा हुआ है, और जो आने वाले समय में है, जो हमने अपनी बातें कही हैं, जनता जरूर ये चाहती है कि वो सारे वायदे जनता पार्टी ने जो कहे थे उनको पूरा करे, और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी 100% उनको पूरा करेंगे, अच्छी प्रकार से करेंगे। और जो उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम आते हैं, बहुत सारी डिमांड, 217 तो हमने किए हैं, लेकिन मुझे लगता है 50-60 वायदे और भी हम एक्स्ट्रा पूरे करेंगे जो उस संकल्प पत्र में नहीं कहे हैं, और वो हमारे मुख्यमंत्री जी उस काम पर लगे। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल हुए। हरियाणा में डीजीपी बन गए हमारे, तो अब क्राइम पे क्या रहेगा? क्राइम बहुत बढ़ चुका है क्योंकि हरियाणा में भी पहले डीजीपी रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बढ़िया काम किया है, और जो नए बने हैं ये उनसे और अच्छा काम करेंगे, और अच्छे अनुभवी हैं और हर चीज के जानकार हैं। और हरियाणा जो है ना शांत प्रिय देश रहा है, पहले से ही रहा है प्रदेश। धमकी कहां से आ रही है फिर? ये जो धमकियां आ रही हैं, जो इस प्रकार का एक तंत्र चला है, इस तंत्र को भी आप थोड़े बहुत समय के बाद देखेंगे, बिल्कुल समाप्त होगा। हरियाणा में इस प्रकार का जो भी ये तंत्र चले हैं, हमने एसटीएफ बनाई है, टीम बनाई है, वो पूरा काम हो रहा है, पूरा एक विभाग उसको देख रहा है, और आने वाले समय में कहीं भी आपको इस प्रकार का क्राइम हरियाणा में नजर नहीं आएगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी टीम ने तमाम सवाल लिए और हमने भी ना अलग अलग तरह से रखे, कोई किसी राज्य से था, कोई किसी राज्य से था, कि जो परसेप्शन बनती है किसी प्रदेश के बारे में, सरकार के बारे में, पार्टी के बारे में, वो अलग है। पूजा का अलग स्टेट है, हिया का अलग स्टेट है, सोनू का अलग जिला होगा और मेरा अलग जिला होगा। आप नेताजी हाजिर में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम सवालों के जो जवाब थे आपने पूरी तरह से बेबाकी के साथ दिए, और हमने यही मौका भी रखा है कि लंबा इंटरव्यू रखो, सिर्फ आरोप लगा के मत भाग जाओ, उस पर फिर पूरा मौका भी मिलना चाहिए सामने वाले को डिफेंड करने के लिए। पूजा, ओवर टू यू। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका। नेताजी हाजिर है में आप हमारे साथ शामिल हुए हैं, और देखिए इसी तरह के एपिसोड्स लगातार हम आपके लिए लाते भी रहेंगे, जिसमें हम ये आपको बताने की कोशिश करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, आप अवेयर रहें कि जो आपके प्रतिनिधि हैं वो आपके लिए
किस विजन के साथ काम कर रहे हैं। तो अगले एपिसोड में फिर से होगी मुलाकात। फिलहाल धन्यवाद।